हरिओम एवरीवन। तो चलिए सिमुलतला का मेंस का एग्जाम भी हो गया कुछ दिन पहले, यानी कि 20 तारीख को, ठीक है, 20 दिसंबर को। और हम लोग इस वीडियो में अपने सिमुलतला का जो मेंस का पेपर 2 हुआ था उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये है हमारे बच्चों का रिजल्ट। टोटल 15 बच्चों ने हमारे यहाँ से एग्जाम दिया था, 17 बच्चों ने हमारे यहाँ से एग्जाम दिया था। और 17 में से आप देख सकते हैं 17 में से कुल 15 बच्चों ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया फॉर मेंस, यानी कि 17 बच्चे में से 15 बच्चे मेंस का एग्जाम देकर आए हैं और उम्मीद है कि उनमें से सबका सिलेक्शन भी होगा। सभी बहुत ही अच्छे बच्चे, सभी ने अपना आंसर भी किया है खूब बढ़िया से। उन्हीं में से एक की कॉपी में आपको अभी सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे बच्चे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आप रोल नंबर भी सबका नीचे लिखा हुआ है, अगर किन्हीं को चेक करना हो आप देख सकते हैं। तो 17 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो खैर चलिए बढ़िया बात है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे सैनिक स्कूल का अभी एग्जाम कुछ समय में आने वाला है, तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पेपर 2 का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ साइंस। सेक्शन सी है हमारा साइंस, ये रहा हिंदी, फिर इसके बाद है हमारा इंग्लिश, देन मिलेगा हमें साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग साइंस का डिस्कशन। क्वेश्चंस वर गुड। क्वेश्चन जो थे पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगे मुझे इस बार के क्वेश्चन थोड़े पिछले बार से बढ़िया थे। 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें बच्चों को थोड़ा कुछ सोचना था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहला है, कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? तो 20 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, डिस्कस एनी 2 वेज टू रिड्यूस द यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स। ये जिस सेट में हम लोग कर रहे हैं उस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन ये है। आपका अगर सेट अलग होगा तो ये क्वेश्चन में भी नंबरिंग इधर उधर होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना है। देखते हैं हम। तो 2 तरीके बताने हैं जिससे हम पेट्रोल और डीजल का यूज कम कर सकते हैं। वी नो पेट्रोल और डीजल कैसे फ्यूल्स हैं। तो पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, एग्जॉस्टेबल फ्यूल्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स हैं। इसे हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। अदरवाइज ये इतने समय के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम इनको हमेशा इस्तेमाल कर सके। इनफाइनाइट नहीं है, ये बहुत ही समय लगता है बनने में इनको, इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और दूसरा कारण ये भी है कि ये फ्यूल्स बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी काउज करते हैं इन्वायरमेंट में, इसलिए भी हमें इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो क्या तरीके हम लोग अपना सकते हैं? तो देखिए, सबसे सबसे कॉमन तरीका तो यही है कि वी शुड यूज अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। सबसे पहले हमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर काम करना चाहिए। अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या आता है? तो आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट अल्टरनेट वेज ऑफ टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो क्या होगा? तो दूसरा तरीका ये आइडलिंग ड्यूरिंग ट्रैफिक, ठीक है। अब ये क्या है? तो ट्रैफिक के दौरान आप देखते होंगे, अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, गाड़ी पर घूमते होंगे, तो देखते होंगे क्या होता है, जब ट्रैफिक रहता है तो उस समय क्या करते हैं, गाड़ी हमारी चलती रहती है, गाड़ी स्टार्ट रहती है थोड़ा और वेट करते रहते हैं, जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा हम चले जाएंगे। बट उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें रुक जाना चाहिए, हमें अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए, ताकि 1 मिनट 2 मिनट जो भी समय पर तक ट्रैफिक पर रुके तब तक तो तेल बचे। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, 2 मिनट में शायद आप 50 ml 20 ml ही तेल बचा पाओगे, पर सोचो अगर ऐसा आपने दिन भर में 5 बार किया, 6 बार किया, तो आप 120 ml 150 ml 100 200 ml तक का ऑयल भी बचा पा रहे हैं, यानी 1/5 ऑफ ए लीटर आप तेल बचा रहे हैं। तो अगेन इससे भी क्या होगा, धीरे धीरे करके कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो इससे भी हम काफी अपना फ्यूल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज्यादा हो इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोग को ऐसा नहीं कि अपने अपने कार से ही, अगर कभी हम निकल रहे हैं और हमारे आसपास नेबर्स हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कार शेयरिंग कर सके तो कार शेयरिंग करनी चाहिए। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मेन फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते होंगे, पारदर्शी वस्तु। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब जिसके आर पार लाइट चली जाती है, जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है बिना किसी रुकावट के। तो सबसे बड़ा मेन फीचर क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ द लाइट टू
पास थ्रू देम। ठीक है, अनदर फीचर इसी का, ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज लाइट जो होती है इनसे टकराने पर बहुत ही कम रिफ्लेक्शन होता है। आप समझिए कि अगर बहुत जितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहेगा 99.9% तक लाइट उसके थ्रू पास कर जाती है और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो सभी है कि क्लियर ग्लास, ग्लास सभी लोग जानते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आ सकता है। ठीक है, दूसरा वाटर को भी हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कह सकते हैं, है ना। क्लियर वाटर आपके पास है तो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जांपल बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर ए पैडी सीडलिंग टू बिकम मोरी। मोरी, आई होप जितने भी बच्चे होंगे गांव के घर के बच्चे होंगे सभी लोग मोरी का नाम जरूर सुने होंगे। हो सकता है थोड़े जो बच्चे गांव घर में नहीं रहते हैं, खेती बाड़ी नहीं देखते हैं, वो शायद मोरी नहीं सुने, पर गांव के बच्चे जरूर। तो देखिए मोरी क्या होता है, तो धान लगाने के पहले हम प्रक्रिया को समझते हैं कि धान की खेती जो होती है, पैडी के जो क्रॉप्स लगते हैं कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं, किसान सबसे पहले धान का जो बीज रहता है उसे लेते हैं और जनरली ब्रॉडकास्टिंग मेथड से उसे फील्ड में बिखेर देते हैं। फिर कुछ समय बाद उससे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो धान का जो बीज बिखेरते हैं वो ऐसा नहीं होता कि अपने मेन फील्ड में ही बिखेर देते हैं। कोई फील्ड, अपने मेन फील्ड का कोई एक कोना चुनते हैं या कोई अनदर फील्ड चुनते हैं जहां पर उनको मोरी ही लगानी हो, वहां पर क्या करते हैं, धान को बिखेरते हैं। जब ये छोटे छोटे पौधे करीब कितने दिनों बाद, तो यही जो टाइम पूछा है ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज, 25 to 30 डेज का समय लगता है। इन 25 से 30 दिनों में क्या होता है, ये छोटे छोटे पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं जिन्हें उस छोटे से फील्ड से निकाला जाता है और मेन जो फील्ड होता है हमारा, वहां पर पूरी पानी वगैरह की हुई रहती है, भरा हुआ रहता है, वहां पर जाकर के लोग एक एक पौधे को लगाते जाते हैं अपने हाथों से, है ना। एक एक पौधे को लगाते जाते हैं। इस मेथड को भी कहते हैं, एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक ले जाने के मेथड को ट्रांसप्लांटेशन मेथड भी कहते हैं। तो ये भी आपके साइंस में पढ़ने की चीज है, ध्यान रखना इस वर्ड को भी, आगे किसी एग्जाम्स में काम आ जाएगा। सैनिक स्कूल अभी आपका आने वाला, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी काम आ सकता है ना, उसमें भी ये चीज पूछी जा सकती है। तो वही जो छोटे छोटे पौधे हुए ना बच्चे, उसी को कहते हैं मोरी। और आपसे पूछा है कि वही पैडी सीडलिंग, यानी एक बार हमने बीज लगा दिया तो वही पैडी सीडलिंग मोरी बनने में कितना समय लगता है, मोरी बनने में कितना समय लगता है, 25 से 30 दिनों का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। What things should be included in our food for growth and nutrition of our body? हमारे बॉडी के प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषण के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे फूड में इंक्लूड होनी चाहिए। तो बेसिकली देखो बच्चों, आपसे पूछा है बैलेंस डाइट का बताओ मेरे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है इसे। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, देन फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, roughage, all these nutrients should be included in a proper amount in our food for the proper growth and for a healthy life. ओके, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। इसका आंसर आपको बस सिंपल एक लाइन लिखना था कि वी शुड इंक्लूड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स इन एडिक्वेट अमाउंट इन आवर फूड फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, व्हाट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बच्चों, तो हर्बेरियम इज अ प्लेस, हर्बेरियम इज कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स एंड लीव्स, उनके लीव्स फॉर साइंटिफिक पर्पसेस फॉर स्टडी। ओके, तो हर्बेरियम वो प्लेस होता है जहां पर हम लोग ड्राइड प्लांट्स और उसके लीव्स वगैरह को, अलग अलग टाइप्स के लीव्स को, अलग अलग प्लांट्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं फॉर आवर स्टडीज। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज लेस वाटर नीडेड फॉर पल्स क्रॉप्स इन इरिगेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है जहां पर बच्चे को मे भी, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता हो तो आप एक दिमाग तो लगा ही सकते हैं कि देखो पानी की तो जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन की जरूरत इससे भी पड़ती है, पानी की जरूरत इससे भी पड़ती है, बट कम पड़ती है। तो इसका क्या कारण होगा, तो देखो जैसे हम पढ़ते हैं ना, सैंड जो हमारे डेजर्ट्स में प्लांट होते हैं उनको भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, तो एक तो उनका मॉडिफाइड स्टेम होता है, स्पाइन्स नहीं होते हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, पर एक जो रीजन होता है जो दोनों में कॉमन है वो है डीपर पेनिट्रेशन ऑफ देयर रूट्स। तो जनरली जो लिग्यूम्स होते हैं, जो पल्सेस होते हैं, पल्स क्रॉप्स जो होते हैं, इनके रूट्स डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं कंपेयर टू अदर सीरियल क्रॉप्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना था रूट्स डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स।
डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनसाइड सॉइल। तो क्या होता है, सॉइल में इनका पेनिट्रेशन डीपर होता है, इसलिए ज्यादा मॉइस्चर को वहां से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा वहां से ले पाते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड देखो देयर इवोल्यूशन, दे इवॉल्व इन सेमी एरिड रीजन। तो इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी क्या कहता है कि इन्हें कंपेयर टू अदर सीरियल क्रॉप्स थोड़ी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट अगर और इसके बारे में जानना चाहें हम लोग तो क्या है कि देयर रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो। ये जो होता है ना पल्सेज, ये कंपेयर टू सीरियल क्रॉप्स, धान और गेहूं के कंपेयर में थोड़े स्लोली ग्रो करते हैं, तो इसके लिए भी इनको पानी की, वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, ठीक है। और क्या है, तो ये लिग्यूम्स क्रॉप होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इनके इस्तेमाल के लिए जो नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इन्हें देता रहता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए पल्स क्रॉप्स के। और इन्हें कम इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों लेस वाटर चाहिए होता है, तो इनका रूट्स डीपली पेनिट्रेटेड होता है, इनका रेट ऑफ ग्रोथ स्लेम होता है, इनका इवोल्यूशन सेमी एरिड रीजन होने के कारण ये अडॉप्ट कर चुके हैं फॉर लेस वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गन टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। ध्यान दो बच्चों, सेल ऑर्गन की बात पूछा है, बॉडी ऑर्गन की नहीं, ठीक है। तो सेल ऑर्गन बेसिकली अगर सबसे शुद्ध कहा जाए तो सेल ऑर्गेनल लिखना चाहिए था इसे, ठीक है, बट चलिए सेल ऑर्गन लिखा है। तो रेस्पिरेशन में कौन पार्ट करता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ समझते हैं क्या कि जो हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं ना उसे ही रेस्पिरेशन करते हैं, नहीं। ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, नॉट द कंप्लीट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, जहां से हम एयर को इनटेक करते हैं और फिर हमारे लंग्स तक जाता है, लंग्स उससे अपने काम का यानी ऑक्सीजन लेता है और जो वेस्ट हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जनरेट होता है उसे फिर एयर के थ्रू एक्सहेल कर देता है, ठीक है। बट एक्चुअल रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, जो क्या करता है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज, हमारे ग्लूकोज से बनती है एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, 7 हो गया, अब 8वें नंबर को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ डायरिया। डायरिया के जनरल सिम्टम्स क्या है वो बताइए, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। डायरिया जब होता है किसी को तो उसके लक्षण क्या है वो बताना है हमें, और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है उसकी बात करनी है, ठीक है। तो डायरिया के लक्षण क्या क्या है बच्चों, तो डायरिया के लक्षण में लिखना था आपको कि पेट में दर्द होता है, स्टोमक एक, दूसरा वॉमिटिंग होती है, उल्टी और दस्त होना, ठीक है। तीसरा, उल्टी होने के कारण आपको थोड़ी कमजोरी, डिजीनेस फील हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स है, वॉमिटिंग, स्टोमक एक, डिजीनेस, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला जो चीज है कि आप हाइजीन का ख्याल रखें। किस तरह की हाइजीन का, तो ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा आपको क्या खाना चाहिए, फ्रेश फूड, ठीक है। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, फ्रेश एंड वार्म फूड, गर्म खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, बासी खाना नहीं खाना है। अवॉइड स्टेल फूड, स्पॉइल्ड फूड, ठीक है। एक्सपायरी के बाद अगर कोई सामान आपको मिल रहा है तो वो सब नहीं खाना है, तो पहले तो खाना, उसके बाद फिर यूज क्लीन वाटर, पीने के लिए प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कीजिए, क्लीन साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। थर्ड, हैंड वॉश योर हैंड प्रॉपरली, ठीक है, हैंड वॉश, रेगुलर हैंड वॉश, ठीक है बच्चों। तो आपको हमेशा अपना हाथ रेगुलरली धोना है, जिससे कि इससे भी कोई अगर इन्फेक्शन हो तो आपके स्टमक तक ना पहुंचे और डायरिया आपको ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड द एनिमल्स बी प्रोटेक्टेड। जानवरों को हमें क्यों बचाना चाहिए। देखिए बच्चों, एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे रीजन है ना। आपके नेचर में जो भी चीजें हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ एक पर्पस है, किसी न किसी एक कारण से नेचर ने उसे बनाया है, और इसीलिए नेचर को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचर में जो भी चीजें हैं उसे रहने दिया जाए, उसे खत्म ना किया जाए, ठीक है। उसी में आता है अगर एनिमल्स की, एनिमल्स को स्पेसिफिकली क्यों बचाएं, तो देखिए सबसे पहला तो पार्ट हम लिख सकते हैं कि दे आर वेरी वेरी क्रूशल
फॉर दी फूड चेन। फूड चेन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फूड चेन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ये। अगर हमने जानवरों को खत्म कर दिया तो पूरा का पूरा हमारा फूड चेन ही गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा फूड चेन मेंटेन रहे उसके लिए, और उसी फूड चेन में आपको पता है फूड चेन की एक कड़ी भी अगर खराब हुई तो पूरा का पूरा फूड चेन खराब हो जाता है, पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे ये कारण सिर्फ एनिमल ही एक्सटिंक्ट नहीं होंगे बल्कि उस पर डिपेंडेंट अदर ऑर्गेनिज्म, अदर स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए इसे बचाना चाहिए। दूसरा, टू मेंटेन, अब इसी का आता है ब्रॉडर रीजन, टू मेंटेन दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया, फूड चेन वगैरह सब, ठीक है, सबको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हमें एनिमल्स को जरूर से जरूर बचाना चाहिए। तीसरा ये भी है, अगर हम अपने थोड़ा स्वार्थ के बारे में देखें तो ठीक है, ये भी एक रीजन लिखा जा सकता है कि वी गेट सो मेनी एनिमल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे उनसे हमें प्रोडक्ट भी मिलता है, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, बैल से खेत में काम कराया जाता है, गाय हो गया, उनसे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, मीट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए भी एनिमल्स को बचाया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है बच्चों? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सिंपल आपको लिखना था कि इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर plants and animals, they are kept in their natural habitat, they are protected in their natural habitat, and all kinds of human, not all kinds but we can say different kinds of illegal human activities like poaching, hunting are prevented in this wildlife sanctuary, ठीक है। तो ये आपको लिखना था। नाउ अगला क्वेश्चन है, मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, हाउ मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो सबसे पहले मलेरिया का काउज बताना है कि मलेरिया इज काउज्ड बाय इंसेक्ट और नॉट इंसेक्ट, मच्छर के काटने से होता है ये ठीक है, मॉस्किटो बाइट, नॉट इंसेक्ट बाइट, मॉस्किटो बाइट स्पेसिफिकली, है ना। कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है ये? तो ये होता है फीमेल एनोफिलीज के काटने से, फीमेल एनोफिलीज के काटने से हमारा मलेरिया काउज होता है। और उसके बाद क्या करता है, वंस दिस मॉस्किटो बाइट्स इट लीव्स अ पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोअन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासेस में जब पढ़ते हैं तो एक प्रोटोजोअन क्लास का एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर तक पहुंचता है और वहां जाकर के ये आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई मच्छर बैठ के काटा है और दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो उसे भी मलेरिया हो सकता है। सो दैट्स व्हाई मलेरिया इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। चलिए 11 तक हमारा क्लियर है, 12 में आते हैं हम लोग। Which of the following shapes made of paper is the stable one and why? तो इसमें सबसे स्टेबल कौन है और क्यों है? तो देखिए, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सिलेंडर है। अगर आप अपने आसपास देखते होंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जनरली इस्तेमाल किया जाता है वेट को बैलेंस करने के लिए इस तरह, तो आप सबसे ज्यादा पाएंगे कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको काफी जगह मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बच्चों? तो आप कोई भी अपने आसपास का पुल उठाकर देख लीजिए, अपने आसपास का आप ब्रिजेज को देख सकते हैं, है ना। तो ब्रिजेज में आप देखते हो इतने बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, उसका जो पिलर होता है वो कैसा होता है, पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल होता है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो सिलेंडर जो है ये पूरी तरीके से एक इवन स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके टॉप पर कोई भी वेट रखेंगे तो पूरा का पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ होगा, जिससे ये काफी स्टेबल होता है। इसके बाद आता है, अगर इसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं तो इसके बाद आता है हमारा ट्रायंगुलर शेप। आप बहुत सारे ब्रिजेज में देखते होंगे, बहुत सारे जो लोहा का ब्रिज स्पेशली जब भी स्ट्रक्चर दिया जाता है तो ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रक्चर को दिया जाता है, एक टॉप पर, एक बॉटम पर और बीच में इस तरीके का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आप देखने को मिलता होगा। क्यों? क्योंकि अगेन ट्रायंगल का भी देखिए, ये जो वर्टेक्स है इस पर जब कोई वेट जाता है तो काफी अच्छे से ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड्स में और बेस पर कर पाता है, ठीक है। सबसे वीक स्ट्रक्चर अगर होता है तो वो होता है स्क्वायर का। स्क्वायर का स्ट्रक्चर सबसे वीक होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सिलिंड्रिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ये तो काफी कॉमन, बहुत ही सिंपल आंसर है। कौन सा गैस रिलीज होता है बच्चों? तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है।
फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस का इनटेक होता है? तो CO2 गैस का इनटेक होता है। ठीक है, आप अपने आंसर को और बेहतर दिखाने के लिए आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी लिख सकते थे, जो क्या होती है बच्चों। तो चलिए बैलेंसिंग में अभी नहीं करता हूं, सिंपली मैं रिएक्शन लिखता हूं। CO2 प्लस H2O, CO2 एयर से, H2O रूट्स से लेते हैं वो, ये दोनों मिल करके किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट को लाके कौन रखता है? तो क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल काम क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, और सनलाइट को कैप्चर करता है, इससे बनता क्या है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 प्लस O2 गैस रिलीज हो जाता है। O2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि पेड़ हवा देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं हमें। ठीक है, और तीसरा H2O भी रिलीज होता है। ठीक है, तो गैस कौन सा रिलीज हुआ? O2 गैस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीट ऑफ द बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर एंड वाई? आपने देखा होगा वाटर में जो भी स्विम करते हैं, डक का अगर एग्जांपल लें हम लोग, तो डक के अगर कभी फीट को देखने का मौका मिलेगा, कभी देखिएगा, तो उनका फीट अगर मान लीजिए जैसे 3 टोज होते हैं जनरली उनके पास, तो ये 3 देखिएगा, तीनों के तीनों क्या होते हैं? तीनों के तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तीनों के तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं पतले से मेम्ब्रेन से। इसे कहते हैं हम लोग, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग वेब्ड फीट। क्या कहते हैं? वेब्ड फीट। तो स्ट्रक्चर ऑफ फीट ऑफ द बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर इज वेब्ड, दे हैव वेब्ड फीट स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स देम इन स्विमिंग। यह जो संरचना होती है उनके पैरों की, यह क्या करता है? उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू ब्लाइंड चिल्ड्रन रीड? तो ब्लाइंड चिल्ड्रन जो अंधे बच्चे होते हैं वो कैसे देखते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ, हम लोग सिंपली लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है बच्चों? तो ब्रेल स्क्रिप्ट देखिए एक स्पेशली डिजाइंड स्क्रिप्ट है जिसको लुई ब्रेल ने बनाया था। लुई ब्रेल भी अंधे थे, तो उनको जब पढ़ने लिखने में तकलीफ हुई तो उन्होंने एक इन्वेंट किया, एक तरीका, जिसमें क्या हुआ, अलग अलग सिंबल्स, यानी देखो बच्चे हम जो पढ़ते हैं ABCDEF, वो सब क्या एक सिंबल है, और बचपन से हमारे मेमोरी में डाल दिया जाता है कि देखो ऐसे करके होगा तो A होगा, ये B होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा तो C होगा। सिमिलर है कि अगर किसी को कोई चीज बतानी है तो बस उसे वो स्ट्रक्चर याद करानी है। तो ब्रेल साहब ने क्या किया, लुई ब्रेल साहब ने कुछ डॉट्स का इस्तेमाल करते हुए, 9 डॉट्स का इस्तेमाल करते हुए क्या किया उन्होंने, एक जैसे मान लीजिए कि आप एक पेपर लीजिए, उस पर डॉट्स उभार दीजिए, तो आप छू करके ही बता सकते हैं कि हाँ कैसा स्ट्रक्चर है उसका। सिमिलरली ब्रेल भी कुछ ऐसा ही होता है, डॉट्स उभरे हुए होते हैं और उन डॉट्स को टच करके जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ और लिख सकते हैं, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई आर द वॉल्स एंड बॉटम ऑफ ए सोलर कुकर पेंटेड इन ब्लैक? सोलर कुकर का वॉल या बॉटम ब्लैक पेंट होता है, क्यों? तो ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट और रेडिएशन, है ना। तो ब्लैक कलर इज अ वेरी गुड और बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, जो भी सनलाइट आती है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होकर के वहीं पर रहती है वो रेडिएशन, और अल्टीमेटली क्या होता है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ सोलर कुकर। इसी के कारण क्या है कि काले कपड़े पहनने से बचते हैं हम लोग गर्मी के दिनों में, क्योंकि काले कपड़े में और ज्यादा गर्मी लगती है और ज्यादा परेशानी महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इन विच सीजन आर पैडी क्रॉप्स? फिर से धान की खेती के बारे में पूछा गया है कि धान की खेती कब की जाती है और क्यों की जाती है। तो धान की खेती कब की जाती है बच्चों? मानसून सीजन में। पैडी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सीजन ऑफ मानसून। व्हाई? बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ वाटर, दे नीड लॉट ऑफ लॉट ऑफ वाटर। तो चूंकि इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसे मानसून सीजन में लगाया जाता है, क्योंकि मानसून का मतलब पता है आपको, खूब बारिश होती है और पानी की परेशानी काफी कम हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं थोड़ा।
18 कह रहा है व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द फूड स्टॉक फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स के बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं हम लोग टू प्रिजर्व आवर फूड फॉर लॉन्गर पीरियड। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन, आपको कुछ टेक्निक्स का नाम लिख देना था, जिसमें से कुछ टेक्निक्स हैं हमारे फ्रीजिंग, दूसरा पास्चराइजेशन जिसको ब्रॉड कैटेगरी में हम हीटिंग भी कह सकते हैं, थर्ड हो गया हमारा केनिंग, फोर्थ हो गया हमारा पिकलिंग, फिफ्थ यूज ऑफ इनर्ट गैसेस इन फूड पैकेजिंग, जो आप लेज कुरकुरे खाते हैं उसमें कौन सा गैस, इनर्ट गैस डाला होता है, मेनली नाइट्रोजन गैस, ठीक है। फिफ्थ अगर आप कहें तो सॉल्टिंग, देन स्मोकिंग, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, तो आपको वही कुछ तरीकों को लिख देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एज वी क्लाइंब अप ऑन माउंटेन इट ग्रेजुअली बिकम्स कूल, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं ना ठंड बढ़ती जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं आपको पता है कि क्या होता है, एयर प्रेशर घटता जाता है। एयर प्रेशर घटने के कारण एक और फिनोमिना होता है जो भी आपको मैं बता देता हूँ। घटने के कारण क्या होता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तब समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। पर एक फैक्ट है, आपको फिलहाल के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे एग्जाम्स में भी आपका मदद करेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का कम होता जाता है, ठीक है, कम होता जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस सवाल पर अगर आते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, सबसे पहला जो चीज होती है वो होती है डिक्रीज इन एयर प्रेशर, डिक्रीज इन एयर प्रेशर। क्यों होता है ऐसा? तो दूसरा कारण है कि डेंसिटी जो होता है एयर का, एयर मॉलिक्यूल्स का, वो भी डिक्रीज कर जाता है, वो भी डिक्रीज कर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो काफी स्कार्स हो जाते हैं, काफी स्कार्स हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस? तो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस वी फील कूल। तो ये एक बढ़िया सवाल था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डू दी प्लांट्स दैट वी सी इन वाटर ग्रो, जो हम लोग प्लांट्स देखते हैं पानी में वो कैसे ग्रो करते हैं? सिंपल सी बात है, देखो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के समय, है ना, ब्रीदिंग करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, रेस्पिरेशन के दौरान उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करके अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट चाहिए जिससे वो अपना फूड बना सके, ठीक है। ये सभी चीजें पानी में अगर अवेलेबल है तो प्लांट्स पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, दे टेक न्यूट्रिशन स्लैश ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन डिजॉल्व होते हैं उसे वो अपने रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड दे ग्रो। सनलाइट उन्हें मिल ही रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर लें कैसे प्लांट्स हैं, तो मनी प्लांट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि पानी के हेल्प से ग्रो करते हैं। आजकल इस पर बेस्ड एक नई टेक्निक भी, फार्मिंग टेक्निक आई है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है, कि क्या है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स HYDROPONICS, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये पढ़ने में। और बढ़िया बात है, अगर आपको अच्छा लगे तो कर भी सकते हैं, अपने पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं इसके बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा साइंस का डिस्कशन समाप्त होता है। क्या है, मैं अभी आप लोगों के सामने हिंदी का प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे? ननकू के पिताजी शहर चले गए थे, शहर चले गए थे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म
27 अगस्त 1910 को हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, खड़ी देखे अलसी खड़ी देखे अलसी लिए शीश कलसी, है ना। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। ये बहुत ही अनोखी कविता है जो आप लोगों ने सब पढ़े, आप लोगों ने सब पढ़ा है इस कविता को? यस। चौथा क्वेश्चन है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? बच्चों, मेजर ध्यानचंद का नाम आप लोग सब सुने हैं, और देखिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि उनके स्टिक में बॉल जाकर चिपक जाता था और वो ऐसे घुमाते थे जैसे गोल कर देते थे। तो विपक्षी दल उनसे शक करने लगा कि इनके स्टिक में लगता है कुछ है, और तब ये इतना अच्छा से गोल कर पाते हैं, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। पांचवा क्वेश्चन है, हर्ष उल्लास तथा चंद्रोदय की संधि करे। हर्षोल्लास चंद्रोदय का चंद्रोदय। ठीक है बच्चों, ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। अब है मेरा छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। लट्टू होना, लट्टू होना इसका अर्थ हो जाएगा मोहित होना, मोहित होना। और दूसरा है फूला न समाना, खूब प्रसन्न होना, खूब प्रसन्न होना। ठीक है बच्चों, ये मुहावरा हो गया। अब सातवां है हमारा, परोपकार के समान धर्म नहीं, दोहे के आधार पर कविता दोहा लिखे। ये इसका दोहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये तुलसीदास के द्वारा रचित दोहा बहुत ही जीवन में उपदेश देने वाली है बच्चों। मेरा आठवां क्वेश्चन है, लक्ष्मी को विष्णु पोट्टी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी? तो लक्ष्मी को विष्णु पोट्टी की यह आदत पसंद नहीं थी क्योंकि वह जब भी बाहर से कोई भी अतिथि को बिना पूछे ले आते थे और लक्ष्मी को उनको खाना खिलाना पड़ता था। ये आदत लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नौवां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है तथा इसके रचनाकार कौन है?
अंधेर नगरी साहित्य की हास्य व्यंग कथा है और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत महान रचनाकार है। परीक्षा पाठ के आधार पर बताएं कि गुरु जी का क्या नाम था, वे किस विषय के जानकार थे। गुरु जी का नाम था चरक और वे आयुर्वेद के जानकार थे। ठीक है, अब है 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। कहानी, कहानी एक वचन है, इसका मैं बहुवचन कर रहा हूं। कहानियां। संबंधी, संबंधियों। अब है 12वां क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है? दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। ठीक है, और दूसरा इसका ख क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला को कहते हैं स्वार्थी। मेरा 13वां क्वेश्चन है, RMS का अर्थ क्या होता है? रेलवे मेल सर्विस। चौदहवां क्वेश्चन है बच्चों, माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा? माँ ने तंग आकर मदन से यह कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम भी बाहर जाकर कुछ कमा कर लाओ, मैं तुमको कब तक खिलाती रहूंगी। ठीक है बच्चों, आजादी में जीवन पाठ के आधार पर बताएं कि जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाई आ सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जलीय जंतु को हम यदि स्थल पर रखेंगे तो सबसे पहला तो सांस नहीं ले पाएंगे, और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो वे जिंदा नहीं रह सकते हैं। वो जल वाले जो जितने जलीय जीव हैं वो जल के अनुकूल ही उनका शरीर का बनावट होता है। ठीक है, अब है सोमन गुजारे के लिए क्या करता था? सोमन गुजारे के लिए ताड़ का पंखा बेचा करता था। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन है, सॉरी 17वां। परायो मतलब पराया। लकुटी मतलब लोटा। 18वां क्वेश्चन है, कुल और कुल में अंतर बताना है। सुरती शब्द, भिन्नार्थक शब्द आप लोग ने पढ़ा है। कुल का मतलब होता है जोड़। इसका वाक्य है, आपके पास कुल कितने रुपये हैं? इस कुल का मतलब होता है वंश। जादव के कुल का नाश हो गया। जादव के कुल का नाश हो गया। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, निर्देशक और सुपुत्र। निर्देशक में निर
निर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। और सुपुत्र में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हमारा बीसवां और अंतिम क्वेश्चन है, ट्रक और स्वर्ग का वर्ण विच्छेद करना है। ट्रक और स्वर्ग का, ट्रक में ट जोड़ र जोड़ आ जोड़ क जोड़ अ, ट्रक, ठीक है। और लास्ट है स्वर्ग। स्वर्ग में देखिए स्वर्ग का वर्ण विच्छेद कर रहा है, स जोड़ व जोड़ आ जोड़ र जोड़ ग जोड़ आ। ठीक है बच्चों, स्वर्ग स व अ जोड़ र जोड़ ग जोड़ अ। थैंक यू बच्चों। ओके, सो चलिए हम इंग्लिश का सोल्यूशन शुरू करते हैं बिना टाइम को फर्दर वेस्ट किए हुए। तो ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कुक का ये होमोनिम पूछा है, मतलब सिमिलर साउंड। कुक का क्या होगा? टुक, लुक, बुक, ठीक है। चलिए ग्लास का क्या होगा? ग्लास, ब्रास, है ना। बहुत सारा कुछ आप लिख सकते हैं। सो नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। सो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। क्या है? टाइगर। और ये कब अडॉप्ट किया गया? ये अडॉप्ट किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। क्योंकि जो पहले हमारा नेशनल एनिमल था वो क्या था? वो लायन था। लेकिन टाइगर की लगातार उसका हॉन्टिंग करते करते, उसे हंट करते 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 एक्सटिंक्ट के कगार पे ला गया था। कुछ हजार टाइगर्स बचे थे हमारे देश में। तो सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क खोला और टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल। अब 2 सेंटेंस। तो इट इज अ कार्निवोरस, है ना। ये कार्निवोरस क्योंकि ये मांस खाता है। और क्या? इट इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। ये हो गया। क्या आपसे ये बना? Where did sparrows build their nest? तो sparrows, how did sparrows build their nest? तो sparrows use क्या क्या sparrows use करती हैं? तो sparrows use करती हैं wooden sticks, है ना, thin wooden sticks और leaves, है ना, and other things like furs, पंख, ये सब यूज करके। एंड वेयर डू दे बिल्ड देयर नेस्ट? एट वेरी अनयूजुअल प्लेसेस लाइक नीसेस, कॉर्नर, रूफ टॉप्स, बिकॉज दे आर सोशल बर्ड्स, दे लाइक सोशलाइजिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? P U N I S H M E N T, पनिशमेंट, और TOGETHER, टुगेदर होगा ना, ये टुगेदर, ठीक है। तो ये टुगेदर होगा, सब एक साथ बनेगा। टुगेदर मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपसे बना होगा ऐसा शायद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो ब्रेन लगाने की जरूरत थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीअरेंज करना है तो जिंगल, जिंगल। और अगला क्या होगा? फैमिली। अगला क्या होगा? फैमिली। बना? इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा।
सफिक्स ऐड करना है, फुल। तो 2 फुल लगा के क्या क्या यूज सकता है? एक हो सकता है ब्यूटीफुल, और एक वंडरफुल। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर हम ये 2 वर्ड्स को लेके चलते हैं। हैप्पी, हैप्पी का क्या होगा? डिलाइटफुल, है ना? या गे, गे मतलब खुश भी होता है, और जॉय, है ना? डार्क का क्या हो जाएगा? डिम, और हेजी, आप ग्लूमी भी लिख सकते हैं, ठीक है? किसी भी एक को लिखिए, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, व्हाट आई हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। फार्मर क्या यूज करता है जी? सिकल। सिकल क्या होता है? तो इस टाइप का कुछ होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, यहां पकड़ने के लिए कुछ बनाया नहीं, धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए यूज किया जाता है। तो फार्मर क्या है? सी। टेलर यूज क्या करता है? स्विंग मशीन, सिलाई जो मशीन होती है। डी। फिशरमैन क्या यूज करता है? नेट। और कारपेंटर सॉ। सॉ मतलब आरी, आरी होती है ना, आरी ऐसे काटने के लिए, वो, ठीक है। चलिए अगला है गोज। गोज, गोज, ठीक है। गोज, गोज का क्या होगा? गोज का पास्ट फॉर्म होगा वेंट, बस इतना ही करना था। और कॉल्स का क्या होगा? कॉल्ड, ठीक है ना। चलिए, हु बेक्स केक, कौन बेक करता है? बेकर, है ना, बेकर। और हु सेल्स फ्लावर, फ्लावर कौन सेल करता है? फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब फूल वाले। अपोजिट लिखना है आप, अपोजिट यानी सिनोनिम, सॉरी अपोजिट यानी सिनोनिम नहीं ना, अपोजिट मतलब एंटोनिम, 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 ठीक है। देखिए एक पनिशमेंट मिल गया ना, पनिशमेंट तो मिल गया, एक तो बना होगा, है ना, दूसरा हो सकता है दिमाग ना लगाओ। ऑनेस्ट का क्या होगा? डिसऑनेस्ट, है ना, डिसऑनेस्ट। और पनिशमेंट का क्या होगा? रिवॉर्ड, ठीक है। राइट द 2 गुड हैबिट्स। 2 गुड हैबिट क्या है? तो वेक अप अर्ली, डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेली इज अ रियली गुड हैबिट। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तन तो तंदुरुस्त हो मन तंदुरुस्त। गो टू स्कूल डेली, डू योर होमवर्क, ओबे योर एल्डर्स, दीज आर द सम गुड हैबिट्स विच यू कैन फॉलो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज साइना नेहवाल? साइना नेहवाल, हाँ साइना नेहवाल। सो साइना नेहवाल इज अ बैडमिंटन प्लेयर। वो क्या खेलती है हमारे देश में? बैडमिंटन खेलती हैं। सी इज ऑल्सो एन ओलंपियन। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते। फिल इन द ब्लैंक्स। हर हेयर इज ब्लैक एज, काला क्या होता है? कोल ना, सिमली है, सिमली। और बॉल ब्लू, ब्लू क्या होता है? संतरा की लकड़ी, संतरा या लकड़ी? स्काई, स्काई ब्लू होता है, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन नाउन्स। नाउन लिखना है इसमें, मतलब नाउन को रिप्लेस करना है। सोनी क्या है? लड़की। कौन सी सोनी लड़की होती है? आप हमें बताइए, कौन सी सोनी लड़की होती है? हाँ, क्या कोई सोनी लड़की होती है कि सोनी लड़का होता है? लड़की होती है, ठीक है, लड़की ही होती है। तो ये क्या लगी? सोनी सी। केक क्या है? लड़का या लड़की? केक एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग क्या देता है? इट। बच्चों के साथ और जानवर के साथ, मौसम के साथ, टाइम के साथ, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? इट। जैसे इट इज 5 o'clock, इट इज रियली हॉट टुडे, थोड़ी तो गर्मी है आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला वर्ड तो आपको यही दिख रहा होगा, बून। 4 वर्ड बनाना है। अगला यही दिख रहा होगा, बाय। अगला बॉक्स, 3 तो ऐसे ही हो गया। अगला नॉट, अगला एट, है ना, एट। और अगला और क्या बन सकता है जी? बॉक्स बन सकता है क्या? एट, तो ये देखिए एट। और एक टॉन बन सकता है, टॉन। टॉन मतलब जो आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको टॉन के बारे में पता होगा। और बॉक्स बन सकता है क्या? नहीं, बॉक्स एक साथ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इतने थे, आप इसमें से कोई एक भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, बर्ड्स कैन फ्लाई, बट, पर, मगर, किंतु, परंतु, एंड यू कैन कम विद अस इफ यू लाइक।
अगर आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं, व्हाट यू लाइक, इफ यू लाइक, ओके। वेट, वेट का क्या होगा, क्या होगा, गेट, गेट या बेट। इस बेट का मतलब होता है चारा, चारा ना कि अरे तुम हमको चारा बना दिया शिकार में, है ना, क्लिक बेट जो होता है। और स्टील का, स्टील हो सकता है, सील भी हो सकता है, पर आप स्टील के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बच्चा क्या लोड करता था, तो बच्चा लोड करता था सोली फ्लावर, बच्चा लोड करता था सोली फ्लावर, ठीक है। और जज ने क्यों मनी, क्योंकि अगर ये आपके कक्षा 5वीं 5 क्लास के एनसीईआरटी बुक से है, जो क्या होता है कि एक बेगर होता है वो जो सूंघता है, तो जज भी क्या करता है, सूंघने के लिए क्या करो, ये पैसा लो। दैट्स व्हाई द बेगर hadn't eaten any bread, so that's why judge didn't give him any kind of money। चलिए तो हम नेक्स्ट एसएसटी भी कर लेते हैं। What do you mean by, है ना, पहला क्वेश्चन है एसएसटी, इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एज यूजुअल। सो व्हाट इज सेंचुरी, तो सेंचुरी इज अ हैबिटेट वेयर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट नेचुरली। नेचुरली लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कैसे, which are protected naturally, how are they, sorry, and describe Valmiki, तो वाल्मीकि नेशनल सेंचुरी it is located in बिहार, वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। it is a tiger reserve, यहाँ पे किसको रखा जाता है, टाइगर को रखा जाता है, ठीक है। so forest is an area where trees grows naturally, where trees grows naturally, एक ऐसा एरिया जहां पे जो पेड़ है वो नेचुरली लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फॉरेस्ट कहते हैं। और मैनमेड भी हो सकते हैं, वहां पे मैनमेड फॉरेस्ट भी आजकल होने लगे हैं, ठीक है। तो मैनमेड और नेचुरली, एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो ये क्या, पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये O2 है ना, ऑक्सीजन एमिट करते हैं। दूसरा अट्रैक्ट क्लाउड्स, आपको पता है ना, क्लाउड अट्रैक्ट करते हैं जंगल। और साथ ही साथ फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट टू इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। इट इज अ डाइवर्स इन फ्लोरा एंड फ्यूना, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेली स्क्रिप्ट। सो ब्रेली स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। लुइस पढ़ के लुई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लुई, LUIS, लुई, साइलेंट होता है, फ्रेंच वर्ड है। विच इज यूज्ड फॉर एंड बाय, विच इज यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल, साइटलेस पीपल टू स्टडी। डॉटेड टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें वो यूज करते हैं, ठीक है। अगला है भवन स्मारक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डज अ बिल्डिंग मॉन्यूमेंट हेल्प अस, हाउ डज इट, सो अ बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट हेल्प अस मैनी वेज, लाइक इट कैन give idea about the religion of that king, it can gives us idea about the king was Hindu, Muslim, yeah, how rich he was, what type of beliefs he has, what type of king he was, from where he was। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, इंस्क्रिप्शन, जो अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन है ना, वो भी, ठीक है। रबी और खरीफ क्रॉप, तो रबी क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर and harvested in summer, ठीक है। and खरीफ crops are grown in monsoon and harvested in when, तो धान एक कैसे खरीफ क्रॉप है, पैडी कैसे, क्योंकि it is sown in monsoon, it is sown in monsoon and harvested in winter, that's why खरीफ is sorry पैडी is a खरीफ, ठीक है। Water is life. Water is life. How? Because even our 70% of our body, 70% of area, our earth is covered by water. Water is about very rich biodiversity. It is important. We use water in our daily basis like cooking, eating and cleaning. Even we use water for plants as well. हम प्लांट के लिए भी वाटर का यूज करते हैं ना, उसे इरिगेशन करने में, उसे पानी देने में। हम फसल भी, तो अगर खाना ही नहीं, पानी ही नहीं रहेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, है ना। हम बर्तन कैसे धोएंगे, कपड़े कैसे धोएंगे। इवन जो सबसे पहले लाइफ की उत्पत्ति हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, वाटर में ही, ठीक है।
अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे? तो 2 यूनिवर्सिटीज थे बिहार में, एक का नाम था विक्रमशिला और दूसरा का नाम था नालंदा। ठीक है, दो यूनिवर्सिटी से 2 व्यक्ति भी भारत में आए थे, व्यक्ति 2 पर्सन। कौन? एक ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और एक फाहियान जो कि किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। सो इवन नालंदा वाज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, सॉरी हीनियन, ठीक है ना, नालंदा को ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। ठीक है, बौद्धिस्ट लिटरेचर का। इवन इसके साथ साथ जो हमारे श्री रामचंद्र हैं उनकी भी शिक्षा बिहार में ही हुई है। क्या आपको ये बात पता है? इवन सीता माता का घर भी बिहार ही था, जनकपुर, है ना। ये हमारी हिस्ट्री है। सो दैट्स व्हाई इट वाज सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, परंपरागत ईंधन, व्हाट आर द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, एंड हाउ इट इज यूजिंग हाउ इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कैसे? तो कौन कौन सा हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो कोल, फॉसिल फ्यूल में ही कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन फॉर्मेशन बट इट कैन बी एग्जॉस्टेड, इट कैन एग्जिस्ट, ये खत्म हो सकता है। तो क्या 1 लाख साल हम इंतजार करेंगे? नहीं ना। तो इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। हाउ? बिकॉज इनका जो एक्सट्रैक्शन का तरीका होता है, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ मिनरल्स दैट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड सेवरल प्रॉब्लम, इरिटेशन, बहुत सारा कुछ कॉज करते हैं। तो इनका तरीका क्या हो सकता है? तो इनका कुछ अल्टरनेट सोर्स हो सकता है। क्या? तो जियोथर्मल एनर्जी, और क्या? सोलर एनर्जी, और क्या हो सकता है? वाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सॉरी, है ना। दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन यूज्ड, जो पॉल्यूशन भी नहीं है। और हम ग्रीन गैस का भी यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ फार्मा इरिगेशन, इसमें क्या आ जाएगा? तो पॉन्ड आ जाएगा, लेक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? डिपेंडेंसी ऑन रेन वाटर, और मॉडर्न में क्या आ जाएगा? तो पंपिंग सेट, और क्या आ जाएगा? ट्यूबवेल्स, और क्या आ जाएगा? ड्रिप सिस्टम। आपको पता है ड्रिप सिस्टम हमने कहां से लिया है? ड्रिप सिस्टम हमने लिया है इजराइल से। ठीक है, दीज आर द मॉडर्न वे ऑफ सॉरी इरिगेशन, दीज आर द ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? तो कम्युनिकेबल डिजीज इज डिजीज व्हिच कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर और कॉन्टैक्ट, जस्ट लाइक कॉलरा, डायरिया, और चिकन पॉक्स, और डेंगू, और मलेरिया, और देयर आर सेवरल, लिस्ट इज सेवरल। ठीक है, हाउ कैन वी? तो वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ड्रिंक वाटर प्लेंटी मच। ठीक है, चलिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया 1%। ये साइंस में भी सिमिलर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप साइंस का भी सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें भी होगा ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिल्क रूट, क्या आपको पता है सिल्क रूट क्या होता है? तो सिल्क रूट ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, कोई खाली जगह देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, है ना, ये इंडिया है, और यहाँ पे चाइना है ना। तो कनिष्क के बारे में आपने सुना है? यहाँ पे इंडियन ओशियन है, तो कनिष्क ने एक रूट बनाया जो यहाँ से बंगाल के पास आके सिल्क लेता है, यहाँ से चाइना से सिल्क खरीद के वापस, यहाँ से चाइना से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया, ये एक रूट बन गया ना। इसी रूट को सिल्क रूट कहते हैं। हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिकॉज वी यूज टू ट्रेड आवर गुड्स with China and several other countries like Indonesia, Indian spices, Indian cottons, and we used to buy their silk and other accessories। ठीक है ना, जिससे हमारा जो ट्रेड था, इकोनॉमी थी, वो बहुत अच्छी रहती थी। ठीक है, सिक्किम, another question left। हाँ, we are going through climate change, है ना। How can we prevent it? Climate change is a real problem। देखिए, ठंड में भी उतनी ठंड नहीं है, very lesser। This winter was the hottest winter in our history in past 10 years, 20 years। This winter is the hottest winter। अभी लगातार इसमें अब गर्मी में देखा आपने कि क्या हालत हुआ हमारी गर्मी में, हीट स्ट्रोक, हीट वेव लगातार। जब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हीट वेव या हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है,
4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर से बढ़ जाए, ये 4 डिग्री है, 40 नहीं है, ठीक है, 4 डिग्री है। अब हम हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? तो बाय अ वेरी बेसिक थिंग विच यू कैन डू टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज दिस? दिस इज प्लांटिंग ट्रीज। प्लांट एज मच ट्रीज एज यू कैन। डू एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन करेंगे तो ये हमारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करेगा, बादल को अट्रैक्ट करेगा, है ना। और क्या कर सकते हैं आप? तो आप जब भी घर से निकले, अपने रूम से निकले, अपने कहीं से भी निकले, लाइट और फैन का स्विच ऑफ करें। या आप कहीं सोसाइटी से या कहीं आप जा रहे हैं तो इफ यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन देन पर्सनल व्हीकल, इट इज ऑल्सो क्रिएट लेस पॉल्यूशन। अगर लेस पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम। आपको पता है सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम वॉज एडेड इन इंडिया व्हेन? पता है आपको कब? 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब ये इंडिया का पार्ट नहीं था तो इसका रिलीजन अलग होगा, बिल्कुल होगा। इसकी एथनिसिटी अलग होगी, इनके बिलीव्स अलग होंगे, इनके कस्टम्स अलग होंगे। देयर आर सेवरल डिफरेंट थिंग्स। तो इनका जो क्विजीन है, इनका अटायर है, अटायर यानी कपड़े, क्विजीन यानी खाना, ये बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे हिंदूज जाके रहना शुरू किए तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, या हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सबको रहना शुरू हुए। साथ ही साथ ये नेचुरली भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। व्हाई? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। कंचनजंगा यही है ना, जिसके कारण ये बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट को भी सपोर्ट करता है। एंड सिक्किम इज अ रियली ब्यूटीफुल स्टेट। यू मस्ट विजिट सिक्किम वंस। आप सिक्किम जाइए, ट्रस्ट में, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता है धरहरा ट्रेडिशन क्या होती है? तो देयर इज अ विलेज इन बिहार विच इज कॉल्ड धरहरा। वहां पे क्या होता है? तो वहां पे जब कोई जब किसी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो वहां पे जो उसके पेरेंट्स होते हैं कोई एक नॉर्मल ट्री प्लांट करते हैं। बेसिकली वो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होता है। अब अमरूद तो हम गाँव में खरीदते नहीं है। क्या हम अमरूद गाँव में खरीदते हैं? आप खरीदते हैं? मैं तो नहीं खरीदता, कोई भी नहीं खरीदता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उनकी डाउरी में उन्हें पैसा खर्चा करने में जब प्रॉब्लम हो तो वो उस आम को बेच के या उस लकड़ी को बेच के उनका जो डाउरी सिस्टम है उनको पूरा कर सके, या उनके एजुकेशन में या उनके कभी भी जरूरत पड़े। ये समाज के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को भी अट्रैक्ट करता है, जिसे हम डाउरी कर सकते हैं। या लगातार जो इन्फेंट किलिंग जो होती थी हमारे देश में, बेटियों की हत्या, वो भी इससे टैकल करने का एक तरीका था, ठीक है। अब whenever the mountaineers go up, air gets thin, pressure gets high, so they feel dizziness. So what do they carry to tackle this type of problem? So they carry oxygen masks. वो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन मास्क कैरी करते हैं। इससे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो क्या कैरी करते हैं? तो वो उनके जब ऊपर जाते हैं तो माथा चक्कर देने लगता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो जिनके कारण उन्हें थोड़ा सा चक्कर, थोड़ा सा कमजोरी लगने लगता है। दैट्स व्हाई दे कैरी चॉकलेट्स। चॉकलेट उनका जो डिजीनेस है उसको कम करते हैं। और क्या? तो जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं ना, स्लिपरी होते जाता है, तो वो एक एक्स टाइप का कैरी करते हैं। वो एक्स कैसा होता है? तो ऐसा टाइप का एक होता है ना, इस टाइप का रहता है, जो यहाँ से कुछ न्यूक्लियर रहता है ताकि वो चढ़ने में उन्हें काम आए। और उनका जो सोल होता है, सोल में कुछ स्पाइक्स लगा रहता है, ऐसा स्पाइक्स लगा रहता है ताकि उन्हें ऊपर जाने। तो दे कैरी स्पाइक्स और दे कैरी हॉट ब्लैंकेट, रेडीमेड फोल्डेबल ब्लैंकेट, दे कैरी स्लीपिंग बैग्स, दे कैरी टेंट्स, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच दे कैरी टू टैकल मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आशा करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। हरिओम, मिलते हैं आपसे अगले एग्जाम के सॉल्यूशन में।